मेरा नाम जितिका है और आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा शीत युद्ध के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है और आज ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था वो था युद्ध के प्रकार, उनकी परिभाषा। देन हमने डिस्कस किया था शीत युद्ध क्या था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्यूबा मिसाइल संकट। और आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता को चुनौती और गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि मैंने बताया, हमारा पहला टॉपिक होगा दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ। सबसे पहले तो आप ये समझो बेटा कि ध्रुव मतलब होता क्या है। ध्रुव किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ चीज़ें घूमती रहती है। लेकिन हम ध्रुव वर्ड का जो डिस्कस है या ध्रुव वर्ड की चर्चा हम राजनीति विज्ञान में क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि दुनिया दो गुटों में क्लियरली बढ़ चुकी थी। दुनिया के दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा दोनों महाशक्तियाँ संभाल रही थी। अब वो दोनों हिस्से बने कैसे, क्यों बने, इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जब 1945 में अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु मिसाइल गिरा देता है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जबकि जापान उसी के ग्रुप का देश था, मित्र राष्ट्र का सदस्य था जापान, और अमेरिका बाद में बना। तो सोवियत संघ ये सोचता है, जो कि दूसरे ग्रुप का होता है, वो सोचता है कि अमेरिका जैसा देश जो अपने ही मेंबर कंट्री पे परमाणु मिसाइल गिरा सकता है, क्या गारंटी है वो इन फ्यूचर हमारे ऊपर, हम दूसरे देशों के ऊपर परमाणु मिसाइलें नहीं गिराएगा। तो सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया। हालांकि सोवियत संघ ने तो सेफ्टी के पर्पज से बनाया था, लेकिन सोवियत संघ का अमेरिका को टक्कर देने के लिए या अपनी सेफ्टी पर्पज से मिसाइलें बनाना, वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े संकट के तौर पे सामने आता है, जो कि क्यूबा का मिसाइल संकट था। ये संकट टल भी जाता है, लेकिन इसके बाद 1945 के बाद से लेके 1990 तक जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है शीत युद्ध का दौर। और इसी टाइम पीरियड में दुनिया क्लियरली दो ध्रुवों में, या कह लो अब दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक गुट को अमेरिका देख रहा था, या आप कह लो एक गुट का जो हेड है वो अमेरिका था और दूसरे गुट का जो हेड है वो सोवियत संघ था। अब अमेरिका हेड क्यों बना? क्योंकि एज यू नो अमेरिका वॉज द सुपर पावर। अमेरिका शुरू से लेके अभी तक आज की डेट में भी अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन सोवियत संघ, जो आज रूस के नाम से जाना जाता है, वो कुछ टाइम के लिए तो सुपर पावर था, लेकिन 1990 आते तक, 1990 आते आते सोवियत संघ का जो ये महाशक्ति पावर था ये भी खत्म हो गया। हुआ क्या, सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया। अब कंडीशन ऐसी आ गई, अमेरिका अगर 10 मिसाइलें बनाता था तो सोवियत संघ उसको कंपटीशन देने के लिए 12 मिसाइल बनाता था। उसके जवाब में अमेरिका ने 15 मिसाइलें बनाई, देन सोवियत संघ ने 18 मिसाइलें बनाई। ऐसे करते करते हथियारों की होड़ चालू हो गई थी। इससे हुआ क्या, दुनिया के ऊपर खतरा मंडराने लगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी देश इतनी ज़्यादा परमाणु मिसाइलें बनाकर अपने पास इकट्ठा कर लेगा तो कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, या कभी भी किसी भी प्रकार का युद्ध हो सकता है, और इन दोनों देशों में से कोई भी उन मिसाइलों का प्रयोग कर सकता है। ज़रूरी नहीं है जो समझदारी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा मिसाइल संकट के समय में दिखाई थी, वही समझदारी वो हर बार दिखाए। तो इस तरीके से दुनिया के ऊपर खतरा मंडराने लगा। अब हुआ, ये जो विभाजन हुआ देशों का, ये सबसे पहले यूरोप में हुआ था। पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का फेवर लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर देश जो थे वो सोवियत संघ में चले गए। अब देखो, एक तो था मित्र राष्ट्र जिसमें पावरफुल नेशंस थे, और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र जिसमें कुछ कमज़ोर नेशन थे। आप इन्हें साइड रखो, ये मित्र और धुरी राष्ट्र ये अलग चीज़ है। अब हम जो बात करेंगे पश्चिमी खेमे के देश या पूर्वी खेमे के देश, वो अलग होगा। पश्चिमी खेमे में अमेरिका के देश थे, या वो देश जो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने उसको नाम दिया नाटो, NATO, नाटो।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जो कि अप्रैल 1949 में बना था और जिसमें जो देश शामिल थे वो थे 12। ठीक है, मित्र राष्ट्र अलग है, धुरी राष्ट्र अलग है, उन्हें आप साइड करो। अब दुनिया दो गुटों में क्लियरली बढ़ चुकी थी। एक है पावरफुल, एक है पश्चिमी खेमे के देश जो कि अमेरिका का था, दूसरा है पूर्वी खेमे के देश जिसका हेड सोवियत संघ था। पश्चिमी खेमे के देशों ने अपने आप को एक ग्रुप के तौर पे बनाया और उसको नाम दिया नाटो 1949 में, और सोवियत संघ के जो देश थे उन्होंने अपने आप को नाम दिया वार्सा संधि। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अब आप ये कुछ सवाल पूछ सकते हो कि आखिर इन महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर ये देश इतने पावरफुल थे कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकते हैं तो इन्हें अपना ग्रुप बनाया क्यों, या इन्हें छोटे छोटे देशों की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे मेन होता है, आप चाहे किसी भी राजनेता को ले लो, किसी भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, किसी भी गुंडे को आप ले लो, उनके पास जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, और सपोर्ट छोटे लोगों से ही आता है, छोटे लोग बड़े लोग, जब तक उनके पास सपोर्ट नहीं होगा तो वो भी इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा देश हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। और इन्हीं सपोर्ट के वजह से अमेरिका, सोवियत संघ जैसे देशों ने छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप्स में शामिल किया। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश किन रीज़न से महाशक्तियों के काम के थे। तो सबसे पहला रीज़न है महत्वपूर्ण संसाधन। इन छोटे देशों के पास बहुत से महत्वपूर्ण संसाधन थे जो कि अमेरिका या सोवियत संघ जैसे देशों के काम आ सकते थे, जैसे कि तेल या खनिज। सेकंड है भू क्षेत्र, जैसे कि ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ जो थी अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आपको किसी देश के ऊपर मिसाइल गिरानी है, अगर आपको याद हो क्यूबा मिसाइल संकट में भी यही होता। क्यूबा क्या था, छोटा सा एक देश था, लेकिन सोवियत संघ को ज़रूरत क्यूबा की ही पड़ी जब उसको अमेरिका के लिए मिसाइलें तैनात करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपको अमेरिका की या आज की डेट में आपको रशिया की या पाकिस्तान की किसी भी देश की जासूसी करनी है तो आप डायरेक्ट उस देश में जाके जासूसी नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, जो उसका नियर बाय कंट्री होगी ना, वहाँ से आप जासूसी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा आर्थिक मदद, जिस गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। महाशक्तियाँ तो महाशक्तियाँ थी, सुपर पावर थी, उनके पास सैन्य शक्ति थी, आर्थिक शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, सारी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट थे वो उन्हें छोटे देशों से ही मिल सकते थे। और यही रीजंस था, आधे देश अमेरिका की तरफ गए, आधे देश सोवियत संघ की तरफ गए, और इस तरीके से दुनिया दो गुटों में क्लियरली बढ़ चुकी थी। छोटे देशों के पास ऑप्शन यही था, या तो वो किसी देश का सपोर्ट करे, किसी ग्रुप में शामिल हो, या फिर वो अपना अलग अस्तित्व बना के रखे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं था। ये वो टाइम था 1919 से लेके या 1945 के बाद से लेके, जिस टाइम पीरियड में देश जल्दी जल्दी आज़ाद हो रहे थे। अमेरिका कह रहे हैं, इंडिया हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, बहुत से देश जो हैं अभी तुरंत आज़ाद ही हुए थे। अब ऐसी कंडीशन में आज़ादी मिलने के साथ ही आप किसी दूसरे देश के सपोर्ट में चले जाओ या उनके ग्रुप का मेंबर बन जाओ, तो ये इनडायरेक्टली गुलाम बनने वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ किस प्रकार हुआ और दुनिया किस तरीके से दो गुटों में बट गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के दायरे मतलब होता है लिमिटेशंस, यानी कि कौन सी चीज़ कितनी लिमिट तक बढ़ी, किन किन लोगों ने इसका सपोर्ट किया, शीत युद्ध ने दुनिया के कौन कौन से देशों के ऊपर अफेक्ट किया, एक्सेट्रा। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा मतलब ऐसे क्षेत्र से, ऐसे एरिया से होता है जहां विरोधी खेमे के देश, उनके बीच में संकट के अवसर आते हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन इनके होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन बातें हद से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था।
कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि भी हुई थी, लेकिन जो वर्ल्ड है वो परमाणु युद्ध से बचा रहा और उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कई मौके आए थे जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ संकटों को टालने से दोनों गुटों से बाहर देशों ने भूमिकाएं निभाई थी। इस संबंध में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या? जब दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी तो कुछ ने तो सपोर्ट किया, कुछ ने अपना अलग अस्तित्व बनाया, लेकिन कुछ ऐसे देश भी थे जो ना अमेरिका के सपोर्ट में जाना चाह रहे थे, ना सोवियत संघ के सपोर्ट में जाना चाह रहे थे। तो उन देशों ने अपना एक अलग अस्तित्व बनाया, जिसमें सबसे पहला था भारत। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे, उन्होंने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी थी और बाकी देशों को भी उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए राज़ी करवाया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने 1956 में एक बैठक की और इंडोनेशिया के सुकर्नो तथा घाना के वामा एंड क्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। और कुल मिला के ये पांचों नेता, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, भारत के नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामा एंड क्रुमा, इन्होंने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सपोर्ट किया और ये पांचों नेता इस आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन मतलब होता है किसी भी मुद्दे को लेके जब कोई बैठक होती है। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। इसे आप हाईलाइट कर लो या लिख लो, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और ये सम्मेलन 3 बातों के ऊपर मेन फोकस्ड था। सबसे पहला, इन 5 देशों के बीच सहयोग। सेकंड, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, मतलब इन 5 जो देश थे, भारत, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, जितने भी ये देश थे, इनका ये मेन मोटिव था कि शीत युद्ध के प्रसार को रोकना है। ठीक है। और नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से जो नव स्वतंत्र, यानी कि जिन देशों को अभी नई नई स्वतंत्रता मिली थी, उनका उदय, मतलब बहुत से देश उभर कर सामने आ रहे थे। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए थे, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मेंबर कंट्रीज थे उनकी संख्या बढ़ी और 2006 में क्यूबा में हुए 14th सम्मेलन में इसके मेंबर 116 हो गए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय इंटरनेशनल आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते गए, इसकी विचारधारा बदलते गई और इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आता है। ये महाशक्ति के गुटों में शामिल नहीं होने के लिए मेनली आंदोलन था। मतलब भारत ने जो ये आंदोलन शुरू किया था और बाकी देशों का सपोर्ट लिया था, इन सारे देशों का यही मोटिव था कि एक तो हमें शीत युद्ध के प्रसार को रोकना है और दूसरा किसी भी ग्रुप का सदस्य होकर अपने आप को दोबारा से गुलामी की स्थिति में नहीं डालना है। महाशक्तियों से जो ये देश अलग हुए थे, महाशक्तियों से अलग होने का मतलब ये नहीं था कि ये किसी देश का विरोध कर रहे हैं। ये ना तो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे, ना ये सोवियत संघ का सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब गुटनिरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब ये होता है कि अपने आप को हर मामले से, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना, जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। 1787 में होता क्या है, जब अमेरिका जब अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, इसके बाद से पहले वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका ने अपने आप को इंटरनेशनल मामलों से अलग रखा। आप इस बात के ऊपर फोकस करना, जब अमेरिका ने 1787 में अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तब से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल मामलों से अलग रख रहा था। वो इसलिए रख रहा था कि जब तक हमारा जो गोल है, हमारा एम अचीव नहीं हो जाता, हमें फालतू के मैटर्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर हम अपने एम पे फोकस्ड रहेंगे, जैसे कि अमेरिका था, तो हम अपने एम को डेफिनेटली अचीव करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष जो देश थे, जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने शांति, स्थिरता बनाए रखने के लिए जितने भी बाकी और देश थे
उसमें मेन भूमिका निभाई। अब आप गुटनिरपेक्षता की एक बार डेफिनेशन समझो। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है तटस्थता का धर्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में शामिल नहीं होने की नीति का पालन करना या अपने एक डिसीजन पे अड़े रहना। लेकिन हमने तो अभी ये पढ़ा था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चला था उसमें समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव है, उसके मेंबर कंट्रीज़ भी बढ़ी और उसकी जो विचारधारा थी उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। ठीक है। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले जो देश थे उनके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, में शामिल हुए और इन देशों ने दूसरे देशों को भी युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए या युद्ध को टालने के लिए मदद किया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अल्प विकसित देश कौन थे या जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्री के नाम से जानते हैं। एक होता है देखो विकसित देश, जिन्हें हम डेवलप कंट्री कहते हैं, और दूसरा होता है अविकसित देश, जिसे हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। ठीक है। तो भारत अभी अल्प विकसित देश था उस टाइम में क्या आज की डेट में भी भारत डेवलप कंट्री बनने की राह पे काम कर रहा है। लेकिन हमें अगर गिनती करनी हो तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री की ही लिस्ट में आएगा। तो जितने भी देश थे इनके सामने मुख्य चुनौती ये थी कि आर्थिक रूप से ज़्यादा ही अपने आप को विकास करें और अपनी जनता को गरीबी से उभारें। और नव स्वतंत्र देशों को आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। मतलब देखो, जब कोई एक पावरफुल कंट्री होती है, जैसे कि एक टाइम में 1885 से पहले 70s के टाइम में ब्रिटेन की जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है या ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उस टाइम में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया के 21 देशों का सूरज जहाँ तक दिखता था वहाँ तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया था। उस टाइम में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन जो बाकी देश थे वो उतने पावरफुल नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, बाकी देशों के ऊपर कब्जा कर लिया। ये नेचर का रूल है, जो भी पावरफुल होता है वो कमज़ोर देशों के ऊपर कब्जा कर ही लेता है। अगर हम अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएंगे तो आज ना से कुछ समय बाद कोई दूसरा हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें अपने कब्जे में ले लेगा। तो भारत, घाना, मिस्र, ये जितने भी छोटे छोटे देश थे, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है। भले ये युद्ध में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगर ये अपने देश की जनता को सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं या अपने आप को मेंटेन करके आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई देश, चाहे अमेरिका या सोवियत संघ, इनके ऊपर कब्जा कर लेगा और इनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। और गुटनिरपेक्षता की प्रकृति फिर धीरे धीरे बदलती रही और इसमें आर्थिक मुद्दों का जो महत्व था वो भी बदलता रहा। बेलग्रेड में हुए फर्स्ट सम्मेलन में 1961 में आर्थिक मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन 1917 के दशक तक, 1970 तक इसमें आर्थिक मुद्दे जो हैं वो प्रमुख तौर पे उभर कर आने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। मतलब हुआ तो ये इसलिए शुरू था कि इसमें शीत युद्ध के दायरों को रोका जा सके, दूसरे देशों को युद्ध में शामिल होने से मना किया जा सके। लेकिन 1970 के आते आते इस आंदोलन में जो चर्चा का मुख्य विषय है वो विश्व के आर्थिक मुद्दे ये हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हम भारत का शीत युद्ध में क्या योगदान था। शीत युद्ध बेसिकली, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपको उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझने के कॉन्सेप्ट से करो तो शीत युद्ध का सिंपल सा मतलब ये था कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों की वजह से जो क्यूबा के ऊपर मिसाइल संकट आया था, उस मिसाइल संकट का टल जाना और 1945 के बाद से लेकर 1990 तक, सन 1945 से लेकर 1990 तक के दौर में दोनों देशों की जो आपसी लड़ाई थी, नॉट फिजिकली, क्योंकि इस युद्ध में किसी भी हथियारों का शारीरिक तौर पे किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए इस युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। ये सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो पूरी तरीके से शीत युद्ध से जुड़ी हुई है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद ही तो ये कॉन्सेप्ट सामने आता है कि दुनिया को दो गुटों में बंटना है और छोटे देशों को किसी ना किसी का सपोर्ट करना है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में उसके वजह से ही पनपी थी। ठीक है। अब
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध 1945 के बाद से लेके 1990 तक, यानी कि इतने लंबे समय तक जिस देश ने, जिस महाशक्ति ने अपना शासन किया या दुनिया के एक बड़े हिस्से पे अपना प्रभाव जमाए रखा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो 1990 आते आते सन 1990 तक वो सिस्टम पूरे तरीके से ख़त्म हो गया और दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति बच गई। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि शीत युद्ध का सोवियत संघ का किस प्रकार विघटन हुआ था और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भारत की विदेश नीति किस प्रकार जन्मी। ठीक है, ये सारी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।